और आज सुबह की सबसे बड़ी खबर, 15 दिन चौथी बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं। पेट्रोल के दाम में 2 रुपए 61 पैसे की बढ़ोतरी हुई, जबकि डीजल के दाम में 2 रुपए 71 पैसे बढ़े हैं। इस तरह से अब दिल्ली में पेट्रोल 102 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर और डीजल 95 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर हो गया है। सबसे पहले 15 मई को तेल की कीमतें बढ़ी थी, उसके बाद 19 मई, फिर 23 मई और आज फिर से कीमतें बढ़ी हैं। इस बढ़ोतरी की इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव को वजह बताया जा रहा है। ईरान और अमेरिका की जंग शुरू होने से पहले क्रूड ऑयल की कीमतें $70 पर बैरल पर थीं, जो अब बढ़कर $100 पर बैरल के पार जा चुकी हैं। क्रूड की कीमतें बढ़ने से तेल कंपनियों पर दबाव है, इसीलिए कंपनियों ने घाटे की भरपाई के लिए यह कदम उठाया है। अगर कच्चे तेल की कीमतों में लंबे वक्त तक तेजी बनी रहती है तो पेट्रोल डीजल की कीमतें और भी बढ़ सकती हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय की ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने बताया कि कंपनियों को पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की बिक्री पर हर महीने करीब 30,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा था, जिसकी वजह से पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाई गई हैं और बढ़ाई जा रही हैं। आज 10 दिन के अंदर चौथी बार पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाई गई। जो मौजूदा रेट है वो आपके सामने है। पेट्रोल अब दिल्ली में अगर आप हैं तो 102 रुपए 12 पैसे पर लीटर में आपको मिलेगा। 25 मई को 2 रुपए 61 पैसे बढ़े हैं। 23 मई को 87 पैसे का इजाफा हुआ था। 19 मई को भी 87 पैसे बढ़े थे, जबकि 15 मई को 3 रुपए का इजाफा किया गया था। इसी तरीके से डीजल की कीमतें 95 रुपए 20 पैसे पे आज पहुंच चुकी हैं। 2 रुपए 71 पैसे बढ़े हैं। और इसी बीच आज सुबह जब लोग पेट्रोल पंप पर पहुंचे तो नई कीमतें देखकर वो हैरान रह गए, क्योंकि इस बार 2.5 रुपए से ज्यादा कीमत बढ़ी है। लोगों का कहना है कि अब इन बढ़ती कीमतों पर लगाम लगनी चाहिए। काम धंधे में बहुत असर पड़ा है। कोई आम आदमी जैसा बंदा इतना अफोर्ड नहीं कर पाएगा। पेट्रोल डीजल हर 2-4 दिन में बढ़ते जा रहे हैं महंगाई के हिसाब से, तो इसी हिसाब से लोगों की तनख्वाह वगैरह भी बढ़नी चाहिए। और इसीलिए हर चीज में अगर महंगाई बढ़ती रहेगी तो आम आदमी का जीना मुश्किल हो जाएगा। पेट्रोल के प्राइस बढ़ने थे क्योंकि पीछे से प्रॉब्लम है, जो हमारे अरब देशों वहाँ प्रॉब्लम है। बस फर्क ये है कि कुछ देशों में पहले आ गया है, हमारे यहाँ पे बाद में आया है, लेकिन ये बढ़ना था और ये बढ़ रहा है अभी। और उम्मीद करते हैं कि जल्दी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो और सबको राहत मिले। किसी एक पे नहीं, सब पे पड़ा है। इसमें गरीब की ही सारी दिक्कतें बढ़ गई है। गाड़ी लेना तो आसान हो गया, पर पेट्रोल लगवाना महंगा हो गया है। नहीं, ये तो मतलब बहुत ही ज्यादा उचित नहीं कहा जाएगा। मे भी गवर्नमेंट को मतलब उनकी नीति है, अभी जो वार है जो उसके कारण ऐसा मतलब कुछ उनको जरूरी हो सकता है बढ़ाना, लेकिन थोड़ा आम आदमी का भी ख्याल रखना चाहिए मोदी जी को और गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि पेट्रोल डीजल क्योंकि बहुत ही वो नीडी है लोग, उसके बिना नहीं चलेगा। और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे तो सभी चीजों के दाम बढ़ेंगे। आम जनता के लिए लगातार जो है ये परेशानी का सबक है, जो कि लगातार रेट पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार से अपील है कृपया जो है रेट पे थोड़ा सा पाबंद लगाया जाए। बहुत ज़्यादा बोझ पड़ रहा है। जो मतलब मध्यम वर्गीय के लोग हैं उनके लिए, हमेशा जो जॉब कर रहे हैं, सैलरी में कोई इंक्रीज नहीं है। पेट्रोल के दाम और चीज़ों के दाम बढ़ते जा रहे हैं। इससे बहुत ज़्यादा जो है परेशानियों का सबक झेलना पड़ रहा है आम जनता को। इससे सरकार से अपील है कृपया इस पर जल्दी जो है रोक लगाया जाए। अब सारी चीज़ें बाइक से ही, कार से ही आदमी इधर उधर आना जाना होता है। लाइफ स्टाइल ऐसा हो गया है। इसके बाद अब ये सारी चीज़ें तो ट्रेस करने में भी प्रॉब्लम होती है। आप देख ही रहे हैं, तो सभी जानते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि डॉलर और पेट्रोल के दामों में रेस चल रही है। जैसे ही डॉलर आगे बढ़ता है पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए जाते हैं। हालांकि ये व्यंग है, लेकिन बहुत ही गहरी बात है। और देश को आगे ऐसा लग रहा है कि बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना करना पड़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी देश से आह्वान किया है कि संसाधनों का सीमित उपयोग करें। तो ये एक बहुत ही मतलब बड़ा संकेत है तमाम देशवासियों के लिए। वहीं दिल्ली के बाद अब मुंबई की बात करें तो यहां भी पेट्रोल 2 रुपए 76 पैसे महंगा हुआ है। अब मुंबई में पेट्रोल 111 रुपए 21 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से मिल रहा है। वहीं डीजल में 2 रुपए 81 पैसे का इजाफा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से क्रूड ऑयल के दाम में उछाल आया है, उसका असर भारत में भी दिखाई दे रहा है। बीते 4 बार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। बीते 10 दिनों में लगातार 4 बार बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। अगर बात करें महाराष्ट्र की, मुंबई की,
तो यहाँ पर पेट्रोल और डीजल के दाम जो है लगातार बढ़े हैं जिस तरीके से, उसमें पेट्रोल का रेट मौजूदा जो रेट है वो 111 रुपये 18 पैसे है। ठीक इसी तरह डीजल का मौजूदा जो रेट है वो 97 रुपये 82 पैसे इस वक्त है। रोज़ आई थिंक 3 लीटर लगता है मुझे पेट्रोल। तो अभी रेट बढ़ा है 4 बार, तो किस तरह से असर पड़ रहा है जी? बहुत असर पड़ रहा है। अभी 10 दिन के अंदर ही आई थिंक बढ़ गया इतना रेट। हाँ, तो क्या काम करते हैं? रैपिडो चलाता हूँ मैं। तो और ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं। हाँ, खर्च हो रहे हैं इसमें। यानी कि पेट्रोल के जो दाम है मुंबई शहर में 2 रुपये 73 पैसे से बढ़े हैं और डीजल 2 रुपये 80 पैसे से बढ़ोतरी हुई है। बीते 10 दिनों में 4 बार इस तरह से दाम बढ़े हैं। जाहिर है इसका असर जो आम व्यक्ति है उसकी जेब पर, उसकी जो घरेलू खर्च है उस पर दिखाई पड़ रहा है। दिल्ली में पिछले 10 दिनों के अंदर अब तक 7 रुपए 35 पैसे पेट्रोल महंगा हो चुका है, जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से लोगों का बजट गड़बड़ा गया है। पिछले 2 हफ्ते में लगातार चौथी बार ऐसा हुआ है जब दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है और इसी के साथ अब दिल्ली में पेट्रोल ने 100 का आंकड़ा पार कर लिया है। इस वक्त हम दिल्ली के एक पेट्रोल पंप पर ही मौजूद हैं। आप देखें कि लोग भी तेल डलवाने आए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्जुन है सर। पेट्रोल के दाम लगातार 2 हफ्ते में चौथी बार बढ़े हैं, डीजल के 4 बार बढ़े हैं। बहुत खराब बात है सर। हम गरीब आदमी है, मिडिल क्लास लोग हैं, कहाँ से लेके आएंगे इतना पैसे? जो पेट्रोल के दाम इतने दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, ये तो सरकार को देखना चाहिए अपने हिसाब से। 2 हफ्ते में 4 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, 100 से पार जा चुका है पेट्रोल। क्या कहेंगे आम लोगों पर कितनी महंगाई? देखिए महंगाई है, बट हमको पूरा विश्व का देखना चाहिए कि हर जगह पर किस तरह से पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं। कई शहरों में तो लॉकडाउन करवा दिया गया है, सब है। हम अपने आप को किस्मत समझते हैं कि मोदी जी के इसमें, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत जो है, हमें पेट्रोल मिल रहा है, हमें वो दिक्कतें पेश नहीं आ रही हैं। और पिछले अगर मैं देखूं तो जब से युद्ध शुरू हुआ है तो मुश्किल से 7 रुपए बढ़े हैं। बाकी कंट्रीज में तो कितना कितना रेट बढ़ गया है। तो मुझे लगता है कि इतना लोगों को चिंता का विषय नहीं होना चाहिए। पेट्रोल डीजल के दाम जो है 2 हफ्ते में 2 बार तो 4 बार बढ़े। क्या कहेंगे लोगों पर जेब पर कितना? अब सर क्या बताएं, बस महंगाई है तो झेलनी भी पड़ेगी। ये तो नहीं है गाड़ी घोड़ा नहीं चलेगा। सरकार से थोड़ी ये महंगाई सस्ती करें, पेट्रोल के दाम में थोड़े कम करें। चलो कोई गरीब आदमी है वो तो नहीं डलवा सकता पेट्रोल। जेब में काफी असर पड़ रहा है भाई। आप अगर 10 रुपए भी एक उसमें बढ़ रहा है तो ये लगा के चलिए आपके 1000-2000 रुपए का फर्क पड़ जाता है। तो मैं सरकार से यही कहूंगा कि जो महंगाई जो बढ़ रही है इस पर रोक लगाया जाए। ये देश हित में हो रहा है और हमें भी पता है इस समय वर्ल्ड की पूरे की क्या स्थिति चल रही है। और देशों को देखा जाए तो इंडिया के अंदर फिलहाल सब कुछ ठीक ही है। कोई मुझे ये इशू लग नहीं रहा कि ये गलत हो रहा है। अपने देश की इकोनॉमी के लिए सब चीजें जरूरी है। बिल्कुल, आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में जो पेट्रोल की कीमत है वो 2 रुपये 61 पैसे और डीजल की कीमत में 2 रुपये 71 पैसे का इजाफा हुआ है। और अब जो दिल्ली में पेट्रोल की बड़ी कीमतों के बाद रेट है वो 102 रुपये 12 पैसे और डीजल 95 रुपये 20 पैसे हो गया है। यानी कि अब दिल्ली में पेट्रोल ने 100 का आंकड़ा पार कर लिया है। आपको बता दें कि जो मिडिल ईस्ट में लगातार हालात बने हुए हैं उसको देखते हुए इस तरीके से लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, वहीं सीएनजी की भी कीमतें बढ़ रही हैं। हालांकि इस बार जो है सीएनजी की कीमत में इजाफा अभी तक नहीं हुआ है। वहीं प्रधानमंत्री लगातार जो है वो देश के लोगों से, देश की जनता से ये अपील कर रहे हैं कि वो ईंधन का इस्तेमाल कम से कम करें। खासतौर पर जो गाड़ियां हैं वो उनका इस्तेमाल कम से कम करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें और अगर गाड़ियों से चलना भी है तो गाड़ी को पूल करके चले ताकि जो पेट्रोल और डीजल या फिर सीएनजी है उसका इस्तेमाल कम से कम किया जा सके। लेकिन ये लगातार जो 2 हफ्ते में चौथी बार बढ़ोतरी हुई है इसका सीधा असर जो है आम जनता की जेब पर पड़ रहा है। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। भोपाल के हाई प्रोफाइल केस ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। सीजेआई सूर्यकांत की बेंच आज ट्विशा शर्मा की मौत के मामले की सुनवाई करेगा। तो वहीं ट्विशा शर्मा की सास गिरिबाला की अग्रिम जमानत को लेकर भी आज सुनवाई होगी।
इधर रविवार को ट्विशा की बॉडी का भोपाल एम्स में दिल्ली एम्स की डॉक्टर्स की टीम ने दोबारा पोस्टमार्टम किया। इसके बाद ट्विशा शर्मा का अंतिम संस्कार भोपाल में ही कर दिया गया। इस बीच सास गिरिबाला सिंह के घर रविवार शाम पुलिस टीम पहुंची। एम्स डॉक्टर्स की टीम भी साथ में मौजूद थी। पुलिस ने आत्महत्या वाली जगह का निरीक्षण किया। पुलिस और डॉक्टर्स की टीम ने स्पॉट वेरिफिकेशन भी किया। तो वहीं आज ट्विशा के पति समर्थ के रिमांड का तीसरा दिन है, जहां उससे लगातार ट्विशा की मौत से जुड़े तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं। शादी मेरी, मेरे को थोड़ी एनर्जी भी बचानी है, अदरवाइज आई विल ब्रिंग समर्थ। मुझको माफ कर दीजिए, हम लोग बच्चा समझ के माफ कर दीजिए सब लोग। बाय बाय। जब भी वो हमारे साथ रहती थी तो रात में गुड नाइट बोलने आना, उसका माथे पे मेरे को किस करके जाना, मम्मी को किस करके जाना, अब पता नहीं कैसे रह पाएंगे। अपनी लाडली बेटी ट्विशा की एक एक बात याद कर रोते पिता और बेसुध पड़ी मां की जिंदगी में अब ट्विशा की यादें और न्याय की उम्मीदें ही बची हैं। जब भी वो हमारे साथ रहती थी तो रात में गुड नाइट बोलने आना, उसका माथे पे मेरे को किस करके जाना, मम्मी को किस करके जाना, अब पता नहीं कैसे रह पाएंगे। मीडिया कर्मियों का, सभी लोगों का मैं तुम्हें बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उसको न्याय मिलेगा। ये सुप्रीम कोर्ट है और सीबीआई ने जो संज्ञान लिया है, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। सभी को उम्मीद बड़ी हुई। मौत के 12 दिन बाद ट्विशा शर्मा का अंतिम संस्कार भोपाल में हो गया। ट्विशा तो चली गई, लेकिन न्याय की दहलीज पर खड़ी एक बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए आज देश की सबसे बड़ी अदालत में सुनवाई होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्विशा मौत मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। इस बेंच में जस्टिस सूर्यकांत के अलावा जस्टिस जयमाला बागची और जस्टिस वीएस पंचोली भी होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस हाई प्रोफाइल केस का टाइटल संस्थागत पक्षपात और प्रक्रियागत विसंगतियों के आरोप दिया है। स्वयं माननीय सीजीआई ने इसका संज्ञान लिया, उनका कोटि कोटि धन्यवाद। और उनके जो टाइटल केस का दिया है उससे भी ये मतलब चौंकाने वाला है और संस्थागत पक्षपात कहा है और जांच में इरेगुलेटरी। जी, ये एक बहुत बड़ा नजीर बन के आएगा और लोगों को न्याय पर भरोसा मिलेगा। दो चीजों पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है, एक इंस्टीट्यूशनल बायसनेस, जो भी इंस्टीट्यूशंस इस पूरे केस में शामिल थे, और प्रोसीजरल लैप्सेस, जो कमियां रह गई हैं प्रोसेस में, जिसको फॉलो करना मैंडेटरी था और नहीं करा है, इन सभी जिम्मेदार लोगों के खिलाफ अब हमें उम्मीद है कि कार्रवाई होगी। ट्विशा मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट के सामने कई अनसुलझे सवाल हैं, जिनके जवाब उसे हासिल करने हैं। कोर्ट ये जानना चाहेगा कि 12 मई की शाम 6 बजे से 8 बजे तक ट्विशा के साथ क्या क्या हुआ था। ट्विशा ने अपनी जिंदगी के आखिरी घंटों में किस किस से बात की। अगर ट्विशा का मर्डर हुआ तो इसकी वजह घरेलू कलह थी या कुछ और। अगर मर्डर हुआ है तो मोटिव और हत्यारा कौन है। ट्विशा की हत्या हुई तो इसमें गिरिबाला सिंह और समर्थ का क्या रोल है। क्या ट्विशा को उसके पति समर्थ ने ही फांसी की फंदे से लटकाया। क्या समर्थ ने ही सबूत मिटाने के लिए ट्विशा के मैसेज डिलीट किए। 12 मई की रात करीब 8 बजे ट्विशा शर्मा की बॉडी उसकी ससुराल की छत पर मिली थी, जिसके बाद से पिछले 13 दिनों में ट्विशा शर्मा के पति और उसकी सास गिरिबाला सिंह पर अपने रसूख का इस्तेमाल कर मामले को दबाने की कोशिश का आरोप लग रहा है। रविवार को ट्विशा का दोबारा पोस्टमार्टम करीब 4 घंटे तक चला। ट्विशा के पोस्टमार्टम की पूरी प्रक्रिया की बाकायदा वीडियोग्राफी कराई गई, क्योंकि पहले पोस्टमार्टम में ट्विशा के परिजनों ने कई स्तरों पर लापरवाही और धांधली का आरोप लगाया था। ट्विशा की जब अर्थी सजी तो उनकी मां अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई। मेरे पीछे चल रहा ये शव उस 31 साल की मासूम ट्विशा का है, जो असमय ही काल के गाल में समा गई। और इस शव को उसकी अंतिम यात्रा में जो अंतिम मुखाग्नि है वो भाई हर्षित ने दी है। तकरीबन 12 दिनों तक ये शव एम्स की मोर्चरी में रखा रहा सेकेंड पोस्टमार्टम के इंतजार के लिए, जिसके लिए इनके परिजनों ने बेहद मेहनत की ताकि उनकी बच्ची को न्याय मिल सके। ट्विशा के पोस्टमार्टम के बाद एम्स के डॉक्टरों की टीम भोपाल पुलिस के साथ गिरिबाला सिंह के घर भी गई थी। एम्स की टीम ने उस जगह को भी देखा जहां ट्विशा की डेड बॉडी लटकी हुई पाई गई थी।
ट्विशा के पति समर्थ सिंह 7 दिनों के लिए पुलिस कस्टडी में है। आज समर्थ की रिमांड का तीसरा दिन है। उससे एसआईटी लगातार पूछताछ कर रही है, लेकिन समर्थ एसआईटी के पूछे सवालों का सही ढंग से जवाब नहीं दे रहा है। 12 मई को शाम 6 बजे से 8 बजे के बीच क्या हुआ था, एसआईटी के सामने समर्थ ने पूरी टाइमलाइन बताई है। समर्थ के मुताबिक 12 मई की शाम करीब 6 बजे ट्विशा शर्मा पार्लर से घर वापस लौटी। 6:30 बजे से 7:30 बजे तक ट्विशा और समर्थ ने घर के सामने मौजूद पार्क में वॉक भी किया। वॉक के बाद दोनों घर लौटे और साथ में खाना खाया। समर्थ के मुताबिक रात करीब 8:30 बजे कमरे में जाकर वो टीवी देखने लगा। समर्थ का कहना है कि इस दौरान सब कुछ सामान्य था। रात करीब 9 बजे के आसपास ट्विशा नीचे वाले कमरे में चली गई। समर्थ का दावा है कि उस समय ट्विशा अपने माता पिता से फोन पर बात कर रही थी। समर्थ ने एसआईटी को यह भी बताया कि वो थकान की वजह से कमरे में ही सो गया। समर्थ के मुताबिक थोड़ी देर बाद उसकी मां गिरिबाला सिंह का फोन आया और उन्होंने बताया कि ट्विशा दिखाई नहीं दे रही है और कॉल भी रिसीव नहीं कर रही है। इसी के बाद ट्विशा की मां का फोन आया, जिन्होंने कहा कि ट्विशा परेशान लग रही थी और रो रही थी, इसलिए जाकर उसे देख ले। जब गिरिबाला सिंह छत पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि ट्विशा एक्सरसाइज में इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक बेल्ट से फांसी पर लटकी हुई थी। भोपाल में हाई प्रोफाइल ट्विशा शर्मा की मौत की गुत्थी अभी सुलझी भी नहीं थी कि उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा के जलपुरा गांव में दीपिका नागर की संदिग्ध मौत और दहेज हत्या के आरोपों का मसला अब सामने आया है। तो अब जयपुर में अनु मीना की मौत ने एक बार फिर से विवाहित प्रताड़ना और घरेलू हिंसा के मामलों को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ट्विशा और दीपिका की मौत के बाद जयपुर में मानसरोवर की अनु मीणा की मौत का मामला अब सुर्खियों में है। अनु मीणा की मौत को पहले सुसाइड माना गया, लेकिन अब सीसीटीवी फुटेज सामने आया। मोबाइल रिकॉर्डिंग्स में कुछ बातें दिखी। सीसीटीवी फुटेज में जेन अधिकारी गौतम मीणा अपने बच्चे के सामने अनु के साथ मारपीट करता हुआ दिख रहा है। घर के सामान के साथ तोड़फोड़ कर रहा है। मृतका अनु के परिवार ने पीडब्ल्यूडी में कार्यरत जेन पति पर दहेज प्रताड़ना का, मारपीट का, मानसिक उत्पीड़न और अवैध संबंधों के गंभीर आरोप लगाए। अनु की फैमिली का दावा है कि उसके पति का व्यवहार लंबे वक्त से बहुत क्रूर था और इसका एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। परिवार के मुताबिक अनु मीणा ने कई बार अपनी जान को खतरा बताया। इस मामले में बच्चों के बयान और ऑनलाइन पैसों के लेन देन की स्क्रीनशॉट भी पुलिस को सौंपे गए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से पीएम मोदी की खुलकर तारीफ की है। अमेरिका की आजादी के 250 साल पूरे होने को लेकर दिल्ली में हुए कार्यक्रम को फोन पर संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा कि पीएम मोदी के बड़े फैन हैं और उनसे बहुत प्यार करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ट्रंप के बयानों से दोनों देशों के रिश्तों की टेंशन, टैरिफ के बाद बिगड़ा बैलेंस और रूसी तेल को लेकर अमेरिका प्रतिबंधों के बीच ट्रंप की ये टिप्पणी बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस दौरान ट्रंप ने कहा कि भारत जब भी चाहे अमेरिका और वो खुद साथ खड़े रहेंगे। ट्रंप ने कहा कि भारत उन पर 100% भरोसा भी कर सकता है। दोनों देश एक दूसरे के बेहद करीब आए हैं और भारत जो कुछ भी चाहता है वो सब कुछ मिल सकता है। इस इवेंट में मार्को रूबियो के लिए मैसेज देते वक्त ट्रंप ने विदेश मंत्री मार्को रूबियो से कहा कि वो ठीक से अमेरिका की बातों को रखें। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर के फोन कॉल पर ट्रंप ने बार बार ये दोहराया कि मोदी महान है, वो मेरे दोस्त हैं, उन्हें मेरी तरफ से नमस्ते कहिएगा। You make a good speech. You have to be representative of our country, Sergio. But I just want to say hello to everybody. I love the Prime Minister. Modi is great. He's my friend. ट्रंप का दोस्ती राग, पीएम मोदी को बताया महान। I'm a big fan of Prime Minister Modi. ट्रेड डील पर मुहर बाकी, ट्रंप ने दिया भारत को भरोसा। Can count on me 100% and our country. If they ever need help, they know where to call. They call right here. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पीएम मोदी की खुलकर तारीफ की। पीएम मोदी को महान बताया, खुद पर भरोसा करने की अपील की। ये सब दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ, जहां अमेरिकी लोकतंत्र के 200 साल पूरा होने का जश्न चल रहा था।
इवेंट में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गौर मौजूद थे। गीत संगीत के बीच जब सर्जियो गौर भाषण देने आए तो सबसे पहले उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ फोन पर बात की और फोन के जरिए मैसेज वहां मौजूद लोगों को सुनाया। इस बातचीत के दौरान ट्रंप ने पीएम मोदी को बार बार महान बताया। I just got a call from a special guest who's on the line. Can you hear us, Mr. President? I can hear you. I love India. I love India. So I know you're there, and I hope you make a good speech. You have to be representative of our country, Sergio. But I just want to say hello to everybody. I love the Prime Minister. Modi is great. He's my friend. And I just want to say a very, very good evening to everybody. It's morning here and it's evening there. And I just want to say you're great. And we've never been closer to India. And India can count on me 100% and our country. If they ever need help, they know where to call. They call right here. We're doing well. We're setting records. We have a record economy, a record stock market. And anything India wants to get. And I'm a big, big fan of Prime Minister Modi. ट्रंप ने केवल एक या दो बार मोदी की तारीफ नहीं की। इसी फोन कॉल के बीच में जब सर्जियो गौर ने मार्को रूबियो को मैसेज देने के बारे में पूछा तो ट्रंप ने मार्को की जमकर तारीफ की और उन्हें पीएम मोदी को नमस्ते कहने के लिए कहा। He's going down as the greatest Secretary of State in the history of the U.S. and it's good. When you have some big ones there, when you have Marco, Sergio, when you have Marco, you're getting the big stuff. It's big. That's very good. Well, Marco, go have a good time. I know you're going to represent us well, and everybody enjoy your evening. And it's an honor to talk and say hello to Prime Minister Modi. And let him know I'm a big fan. Thank you, sir. Have a great day. Thank you. We appreciate you. Thank you. अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत दौरे पर हैं। मिडिल ईस्ट टेंशन, ट्रंप का ऐसा चीन दौरा जिसमें एक भी डील साइन नहीं हो पाई और ट्रंप द्वारा थोपे गए टैरिफ, साथ ही भारत और अमेरिका के रिश्तों में आई दूरी के बीच रूबियो का यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नहीं था। ये बकरीद से पहले सीएम योगी ने एक हाई लेवल मीटिंग की है। बकरीद को लेकर सीएम योगी ने एक आदेश जारी किया है, किसी भी हालत में खुले में नमाज ना पढ़ी जाए। वो बात जो पहले कही गई थी, खुले में किस तरह की कुर्बानी ना हो, जो तयशुदा जगह है, और हुड़दंगियों पर खास नजर रखी जाए, ये कहा गया है सीएम योगी की तरफ से। एक हाई लेवल मीटिंग की है। नमाज जहां होती है ईदगाहों में, मस्जिदों में, वहीं पढ़ी जाए, खुले में कुर्बानी ना हो, उसका वेस्ट जो है इधर उधर ना फेंका जाए, साफ सफाई का ख्याल रखा जाए और ईदगाहों में, मस्जिदों के आसपास सुरक्षा के जरूरी इंतजाम किए जाए। तो बकरीद और बड़ा मंगल को लेकर के एक समीक्षा बैठक की योगी आदित्यनाथ ने, उसके बाद ये निर्देश उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को दिया है। और अब आते हैं कानपुर की खबर पर। कानपुर में रोड रेज में हुए डबल मर्डर मामले में एनकाउंटर कर आरोपी को धर दबोचा गया है। पुलिस ने पहले आरोपी शिवम को अरेस्ट किया और फिर उसकी निशानदेही पर दूसरे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं जब पुलिस की टीम तीसरे आरोपी को अरेस्ट करने पहुंची तो उसने पुलिस पर गोली चला दी। इसके बाद कानपुर पुलिस की टीम ने एनकाउंटर कर तीसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। रोड रेज में डबल मर्डर का ये मामला कानपुर के यशोदा नगर बाईपास के पास का है, जहां बाइक टकराने के बाद दूसरी बाइक पर सवार 3 लोगों ने पिता पुत्र पर हमला बोल दिया। इस घटना में 3 आरोपियों ने पिता और उनके 2 बेटों पर भी हमला बोला। इस घटना में चाकू लगने से बुरी तरह से घायल पिता और उनके एक बेटे की मौत हो गई, जबकि दूसरा बुरी तरह से जख्मी है। दोनों को सीने, पेट और चेहरे पर कई जगह पर चाकू के जख्म आए हैं। एनआईए ने जम्मू कश्मीर के शोपियां में प्रतिबंधित दारुल उलूम के ठिकाने पर छापेमारी की है। एनआईए ने 2 जगहों पर छापे मारा, जिसमें दारुल उलूम सिराजुल उलूम भी शामिल है। पिछले महीने अवैध घोषित कर दिया गया था इन दोनों इंस्टीट्यूट्स को। एनआईए की टीम ने तड़के इमाम साहिब इलाके में एक स्कूल में तलाशी ली। ये शिक्षण संस्थान सैकड़ों छात्रों को धार्मिक और औपचारिक शिक्षा देता है। एनआईए की एक दूसरी टीम ने जिले के मौलूद चित्रगाम में प्रतिबंधित जमात इस्लामी के पूर्व प्रमुख शहजादा औरंगजेब के आवास पर भी तलाशी ली। केंद्र सरकार ने फरवरी 2024 में जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर को यूएपीए के तहत 5 साल के लिए
गैर कानूनी संगठन घोषित किया था। जमात इस्लामी पर आतंकवाद, अलगाववाद और भारत विरोधी प्रचार में शामिल होने का आरोप लगाया। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, अलीगढ़ पुलिस ने 2 ऐसे बदमाशों को एनकाउंटर में ढेर किया जो महिलाओं को निशाना बनाकर उनसे लूटपाट को अंजाम देते। पिछले 1 हफ्ते से दोनों बदमाश अलीगढ़ में एक्टिव थे और सुबह खेत में कामकाज के लिए जा रही महिलाओं को तमंचे के नोक पर लूटपाट उनके साथ करते। पुलिस कई दिनों से इनकी तलाश कर रही थी। सीसीटीवी फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए इनकी तलाश की जा रही थी। पुलिस ने कई टीमें बनाकर एक ऑपरेशन चला रखा था। रविवार दोपहर को इन बदमाशों ने एक और लूट की वारदात को अंजाम दिया, जिसकी खबर मिलते ही पुलिस ने उनका पीछा शुरू किया। दोनों बदमाश एक आम के बगीचे में छिप गए। जब पुलिस ने इनको घेरा तो बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में दोनों घायल हुए और अस्पताल ले जाते वक्त उन्होंने दम तोड़ दिया। इनमें से एक की पहचान रजा मोहम्मद के तौर पर हुई, जबकि जो हापुड़ का रहने वाला उस पर 50,000 का इनाम था और उस पर 40 से ज्यादा लूट के मामले दर्ज थे। वहीं दूसरे का नाम मुबीन है, उस पर भी 50,000 का इनाम था। वो बुलंदशहर का रहने वाला था। उस पर 27 मुकदमे दर्ज थे, जिनमें से 18 लूट के। बड़ी खबर महाराष्ट्र के रायगढ़ से है, जहां भीषण सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक रायगढ़ के अंबेनाली घाट के पास तेज रफ्तार स्कॉर्पियो बेकाबू हो गई और 700 फीट गहरी खाई में गिर गई, जिसकी वजह से गाड़ी में सवार सभी 8 लोगों की मौत हो गई। इस खबर के मिलने के बाद मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने 2 शवों को बाहर निकाल लिया है, जबकि बाकी लोगों की तलाश अभी की जा रही है।